युवा संसद संसद में आप लोग 2047 के भारत का विचार करने वाले हो और फिर भाषा का भी विचार करने वाले हो। एक पंच परिवर्तन नाम का एक कार्यक्रम जो चला है उसके बारे में भी बात करने वाले हो। ऐसा जब मुझे पता चला तो मैं सोचने लगा कि इनका संबंध क्या है और इन तीन विषयों के बारे में आपकी चर्चा चली है, इसमें मुझे क्यों बुलाया होगा। तो एक बात तो अभी कुलपति महोदय ने आपके सामने कह दी है, 2047 का विकसित भारत, सामर्थ्य संपन्न भारत, विश्वगुरु भारत, जो भी आप कहेंगे, उसमें भारत ये पद अनिवार्य है। हम बड़े होंगे लेकिन बड़े होने के बाद भी भारत भारत रहेगा। बड़ा किसको करना है? भारत को करना है। तो बड़े होने के बाद जो स्थिति आएगी उसमें भारत भारत रहना चाहिए। दूसरों की नकल करके बड़ा होना ये संभव नहीं है। एक सियार गया, कुछ खाने को नहीं मिला था, चोरी करने के लिए गांव में घुस गया। लोग जाग गए, उसके पीछे लग गए। तो प्राण बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते कपड़े रंगने वालों के वहां हाउस थे, रंग के, नीले रंग के हाउस में गिर गया। बाहर निकला तो नीला हो गया। भागा। जंगल में जाने के बाद उसकी बिरादरी में गया तो सारे चार लोगों को आश्चर्य लगा, नीले रंग का कौन है? नीला तो होता नहीं हमारा रंग। तो कुतूहलवश सारे जाकर उसको पूछने लगे परिचय वगैरह। सियार चतुर होता है, कथा का सियार चतुर होता है। तो उसको ध्यान में आ गया कि मैं कुछ अलौकिक बन गया हूं इन लोगों में। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है, आप लोगों पर राज करने के लिए भेजा है, विशिष्ट हूं इसलिए मेरा रंग नीला है और भगवान की कृपा आप पर है, मैं आपका शासन करूंगा, सब व्यवस्थित चलेगा। तो सियार ने उसको अपना राजा बना दिया। कोई विशेष है, हमसे अलग है, ऊपर से आया है। ऐसा होने लगा। पूर्णिमा के दिन एक दिन ये उसका दरबार चल रहा था रात को। पशुओं का दरबार है, रात को चलेगा। तो सियारों को भूख भरने की आती है ना, हुक्की आती है, लहर आती है, वो चिल्लाने लगे। सब चिल्लाने लगे तो इससे भी रहा नहीं गया, ये भी चिल्लाने लगा। जैसे ही इसकी आवाज बाहर निकली सबने पहचान लिया, अरे ये तो अपने जैसा ही है। उसको मार पीट के बाहर कर। दूसरों का रूप ओढ़ के, दूसरों की नकल करके मनुष्य बड़ा नहीं होता। मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके अपने प्रकृति संस्कृति पर बड़ा होने में रहती है। हाथी या शेर जंगल में अच्छा लगता है, जंगल में उसकी प्रतिष्ठा है। अब सर्कस में अगर भर्ती हो गया तो हाथी फुटबॉल खेलेगा, शेर बकरी के साथ भोजन करेगा। ये अजूबे है, प्रगति नहीं है। टिकट खरीद के हम उसको देखने के लिए जाते हैं, उसमें शेर और हाथी की प्रतिष्ठा नहीं है। इसे बड़ा किसको करना है? भारत को करना है। और हम सब जानते हैं भारत केवल भूगोल का नाम नहीं है, भूगोल तो है ही, मातृभूमि महत्वपूर्ण है। वो मातृभूमि सुजल सुफल मलय शीतल थी, इसलिए हम समृद्ध रहे। और चारों ओर से समुद्र वसना इस प्रकार की थी। पर्वत स्तन मंडले, इस प्रकार का उसका वर्णन आता है। उन पर्वतों को लांघकर सागर को पार करके अंदर कोई आ नहीं सकता था उन दिनों में, इसलिए हम सुरक्षित भी थे। हमको समृद्धि मिली, सुरक्षा मिली, तो फुर्सत भी मिली।
इसलिए दुनिया ने जहां खोजना बंद किया वहां हमने खोजना जारी रखा। सुख की खोज में दुनिया बाहर खोजते खोजते रुक गई, बाहर कुछ मिला नहीं तो जो है ऐसा ही है, इसी में जीना है, ऐसा मानकर वो चलने लगे। हम लोगों ने कहा बाहर नहीं मिला तो अंदर खोजते हैं। तो शाश्वत सुख का निधान और संपूर्ण सृष्टि के एकत्व का रहस्य हमारे हाथ में आ गया, और तब से हमारे सारे जीवन की रचना उसी सूत्र के आधार पर हमने की। जो कुछ विचार हमने किया, आस्तिक हो या नास्तिक हो, भारत भूमि से निकला हुआ हर विचार संपूर्ण अस्तित्व की एकता पर आधारित विचार होता है। एकता है इसलिए अपनेपन पर आधारित विचार होता है, अपनेपन पर आधारित है इसलिए समन्वय पर आधारित विचार होता है। उस विचार के आधार पर नित्य जीवन जीने वाले हम लोग, शाश्वत सुख का निधान जो है उस परम तत्व की प्राप्ति में तपस्यारत हम लोग, इसलिए तेजो रथ, इसलिए भारत, ऐसे हम हो गए। अब ये सारा विचार है और उसके आधार पर एक भाव मन में धारण हमने किया है, उसको लेकर हम सदियों से जीवन जी रहे हैं। तो हमारी बातों में जो शब्द आए हैं वो उन भावों के वाहक है। भाषा भावों की वाहक होती है, केवल जानकारी नहीं देती, मन में भाव उत्पन्न करती है। भाषा समझते हैं, समझते तब है जब आप जिस भाव से बोल रहे हो उसी भाव को मैं मन में धारण करता हूं। तो हमारी इस भाव की पृष्ठभूमि, विचार की पृष्ठभूमि, तत्व की पृष्ठभूमि, इसको व्यक्त करने वाले कई शब्द है जो अन्यत्र नहीं है, क्योंकि वहां वो कल्पना नहीं है, वो भाव नहीं है, वो परंपरा नहीं है। जैसे धर्म शब्द है, धर्म की जो कल्पना है वो बाहर नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं में उसके लिए शब्द है। बहुतांश धर्म शब्द का ही उपयोग करते हैं या अन्यत्र कोई शब्द है, लेकिन उसके लिए शब्द है। इस कल्पना को व्यक्त करने वाला शब्द बाहर की भाषाओं में नहीं है। वहां पूजा पता है, खान पान रीति रिवाज के कड़क निर्बंध पता है, लेकिन मुक्त विचार से इस सारी विविधता में एक ही है, ये अनुभव करने की बात वहां नहीं है। इसलिए वहां रिलीजन मालूम है, धर्म मालूम नहीं। अब विदेशी भाषा सीखकर हम अपनी भाषा भूल जाते हैं अगर, और धर्म को समझने का प्रयास रिलीजन के दृष्टिकोण से करते हैं तो धर्म समझ में नहीं आता है। और इसलिए भारत को जीवित रखना है पहले अपने अंदर। भारत को बड़ा करना है तो भारत को जानना है, और भारत जाने हुए भारत को हम मान सके, इसलिए भारत बनना है स्वयं। उस भावशील व्यक्तित्व का निर्माण अपने अंदर करना है, और इसलिए भाषाओं का महत्व है, स्वभाषा का महत्व है। पंच परिवर्तन में स्वबोध है, उसमें नित्य आचरण के 6 सरल विषय है: भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण। अपने घर के अंदर ये 5 बातें अपनी होनी चाहिए। हम अपने घर में रहते हैं, अपनी भाषा को बोल सकना चाहिए। आज नहीं मिलता। अच्छे शिक्षित घरों में भी बच्चों को 1 2 3 4 नहीं आता। हिंदी मातृभाषा तो है, लेकिन 1 2 3 4 कहते, 1 2 3 4 आता नहीं। 1 2 3 4 आए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 भूल जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अपनी मातृभाषा हमको पता चाहिए। फिर हम जहां रहते हैं उस प्रदेश की एक भाषा होती है, अपने यहां भाषाओं की विविधता है, सभी संस्कृतोद्भव है, परंतु विविधता तो है, होता ही है। आज की गणना से 12,000 साल पूर्व से जो लोग जीते आए,
एक समाज के नाते, एक परंपरा लेकर इतना होगा तो भाषाओं के अनेक प्रकार होंगे ही होंगे। हिंदी हिंदी हम कहते, अब हिंदी की कितनी बोलियां है? 38 बोलियां, ऐसा मैंने पढ़ा है, कहीं याद है मुझे। अब उसमें से भोजपुरी कह रहे हैं हम अलग भाषा है, मैथिली वाले कह रहे हैं हम अलग भाषा है। तो जैसे जैसे समय जाता है, मराठी भाषा यहां चलती है महाराष्ट्र में, लेकिन आप पूना में जाएंगे तो वहां की मराठी अलग है, नागपुर की मराठी अलग है, और कभी कभी इतनी अलग जो हो जाती है कि समझ नहीं सकते एक ही मराठा भाषा बोलना। ये होता है, और इसलिए इतनी सारी हमारी भाषा हो गई एक संस्कृत से। परंतु भाषा अलग अलग है तो भी एक ही भाव लेकर चलने वाली भाषा है। उस भाव को समझना है तो उस भाषा को भी सीखना पड़ेगा। मेरी भाषा मैं जानता हूं और यहां की भाषा मैं जानता हूं, तो मेरे ध्यान में अनायास ही दोनों के शब्द अलग है लेकिन दोनों का भाव एक है, ये बात आती है। अपने देश में बाजार में एक पद्धति चलती, आप 100 आम खरीदो तो 5 आम ऊपर से मिलते हैं। 100 आम का मानो 100 रुपया है, गिन के आप रुपया देते हो, वो गिन के आम भरता है, लेकिन गिनती के बाद 5 आम ऊपर से डाल देता है। ये और कहीं नहीं है। जो परंपरागत भारत था, जिसको अखंड भारत कहते, भूगोल की भाषा में इंडो ईरानियन प्लेट कहते, उसमें सर्वत्र ये पद्धति है। जो भारतीय भाषा है उनमें सब में इसके लिए कुछ ना कुछ शब्द है। बाजार में जाएंगे, 20 रुपये की सब्जी खरीदेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया या 2-3 मिर्ची इसे डाल देगा ऊपर से। अन्य भाषाओं में शब्द नहीं है, हमारे यहां ये चलते आया है परंपरा से, इसके लिए शब्द है। क्योंकि हमारा भाव ऐसा है कि मैं गिन के पैसे ले रहा हूं तो मुझे पूरा तोल के देना चाहिए, गलती से भी कम न जाए मेरे तरफ से, इसलिए मैं जानबूझकर थोड़ा ज्यादा दे देता हूं। हम व्यापारी नहीं है, हमारा भाव व्यापारी नहीं है। व्यापारी देशों का भाव ऐसा होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर व्यक्तिगत व्यापार तक सर्वत्र अगर सस्ते में काम होता हो तो वो करते हैं। पैसा देने के बाद तोल में कम जाता है और सामने वाला स्वीकार करता है तो उनको चाहिए। लेकिन हमारे यहां सामने वाला स्वीकार करने के बाद भी मेरा मन कहता है कम नहीं देना, इससे मैं थोड़ा ज्यादा देते। ये भाव है, उसके लिए भारतीय भाषाओं में शब्द है, विदेशी भाषाओं में नहीं। अपनी भाषा, अपने प्रदेश की भाषा, और हम सब लोग आपस में बात कर सके, ऐसी कोई एक भारतीय भाषा, इनको जानना ही है हमको। फिर आपको जो कोई दुनिया की भाषा जाननी है आप जान सकते हैं। आप भाषा के विद्वान बनने के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, हिब्रू सब भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन आपको भारतीय बनना है तो आपको भारत की ही भाषा सीखनी पड़ेगी। क्योंकि उसमें से जो भाव आता है उस भाव के अनुरूप जीवन जीना पड़ता है, केवल भावना होने से नहीं चलता। भाव को अपने आचरण में उतारना पड़ता है। वो आचरण की बात है, वो तो आदत की बात है। बुद्धि से मालूम है आचरण कैसा चाहिए। कोर्ट में प्रसंग आया, एक सज्जन को पकड़ा, अफीम खाता है, इसलिए आरोप था नशा करने का। कोर्ट में खड़ा किया, वकील थे उसके, तो वकील तो तरह तरह के तर्क देकर जिसने गुनाह किया उसको भी छुड़वा लेते हैं। तो वकील ने तर्क दिया, सरकार के पास भी कुछ सबूत थे। अब जज को प्रश्न आया कि क्या करें, तय कैसे करें ये अपराधी है कि नहीं। तो चपरासी खड़ा था, उसने कान में कहा, हुजूर अगर आपकी अनुमति हो तो एक सलाह देता हूं। क्या है? बोले, यहाँ
कोर्ट में थोड़ी सी 1 किलो अफीम बुलवाइए और उसकी पुड़िया खोल के बीच में टेबल में रखिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा। बुलवाई अफीम और खोल के रख दी। तो सज्जन थे जिन पर आरोप लगा था और जिनके वकील ने ये सिद्ध कर दिया था कि ये अफीम खाते नहीं, वो सज्जन अफीम को देखते ही उनकी लार गिरने लगी। वो बड़ो आशा रखकर आंखों में अफीम को एकटक देखते रहे। तो पता चला अफीम नहीं खानी चाहिए, कानून है, मालूम है उनको। कोर्ट के सामने तो कहेंगे मैं अफीम नहीं खाऊंगा या नहीं खाता हूं, लेकिन अफीम सामने आती है तो आदत है, आदत के अनुसार शरीर ने काम किया। किस्सा भी ऐसा बताते हैं। आदमी जा रहा था, उसका दोस्त सामने से आया, उसने पूछा कहां जा रहे हो? बोले मरने जा रहा हूं, जीवन से निराश हो गया हूं, रेल में कट के मरूंगा, तो अभी गाड़ी जाएगी यहां से आधा आधा घंटा बाद, सोने वाला हूं। मित्र ने बहुत समझाया, उन्होंने नहीं माना, मैं मरने वाला हूं। समझाने के झंझट में मत पड़ा, आज बचा लोगे कल मरूंगा। तो मित्र ने अब समझाने के सुर में कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मरना आधा घंटा है अभी, रुको थोड़ा, 5 मिनट आगे है रेल लाइन। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? तो भोजन का डिब्बा है। तो बोले मरने के लिए जा रहे हो भोजन? तो बोले गाड़ी लेट हुई तो क्या भूखा मरूंगा क्या? यानी मरने जा रहा है, लेकिन रोज 2 वक्त भोजन करने की आदत है। ये आदत को बदलना पड़ता है, और आदत को बदलने वाला कार्यक्रम पंच परिवर्तन का कार्यक्रम है। पंच परिवर्तन ये केवल तत्वज्ञान नहीं है, उस तत्वज्ञान को तो हम सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। ये करने की बातें है। सामाजिक समरसता, आपस में भेद नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को लेकर मनुष्य को मनुष्य ने पराया नहीं मानना चाहिए, ऊंच नीच नहीं मानना चाहिए। अपने जैसा मनुष्य, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये अपने संस्कृति की शिक्षा है। लेकिन ये विचार तो सबको पता है और कोई इसको ना भी नहीं कहता, परंतु इसका आचरण करना है, इसलिए आदत करना। सामाजिक समरसता यानी क्या? आप जहां रहते हो उस परिसर में, जितने परिसर में आपका आना जाना है, थोड़ी बहुत जानकारी परिसर को भी आपकी है, आपको भी परिसर की है। वहां जितने प्रकार के लोग रहते हैं, सब प्रकार के लोगों में आपका अपना एक एक मित्र है, आपके अपने परिवार का एक एक मित्र परिवार है, सब प्रकार के लोगों में। सामान्यता क्या होता है? हम अपने जैसे लोगों में आश्वस्त रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए उन्हीं में हमारी दोस्ती होती है। आर्थिक स्थिति, रुचि प्रकृति, जात पात है भारत में तो जात पात, भाषा है तो भाषा, ये सहज है। सहज है इसलिए इसका विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु जो होना चाहिए लेकिन अभी सहज नहीं है हमारे लिए, उसका अभ्यास करना है। तो ऐसे सब विविधताओं में हमारा एक एक अच्छा मित्र चाहिए। हमारे कुटुंब का एक अच्छा मित्र कुटुंब चाहिए। जैसे मित्रों का आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में होता है, सुख दुख में एक दूसरे के लिए भागदौड़ होती है, वैसा इन सबके साथ चलना चाहिए। और जहां ऐसा अपना बल बनता है ऐसे लोगों का, तो समाज को समझाकर कम से कम अपने धर्म स्थान पर, मंदिरों में, जहां से सब लोग पानी लेते हैं वहां पर, और मरने के बाद सबको जहां जाना पड़ता है उस स्मशान में, भेद नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए खुला होना चाहिए। ये करना, पहले अपने आप को ठीक करना, बाद में समाज को समझा बुझा के, बिना थोपे, मन से वो स्वीकार करे, इस रीति से ठीक करना। ऐसे ही कुटुंब प्रबोधन है। ये सब जानना है तो अपनी परंपरा का पता चाहिए, अपने पूर्वजों का पता चाहिए, और जैसा हम होना चाहते वैसा जो समाज है, उस समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध चाहिए।
अपने यहां पर परिवार से ये मिलता रहा है। हम ऐसे न बने इसलिए अंग्रेजों ने एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति लागू की कि भारत के लोग केवल वर्ण से भारतीय रह जाए, काले लोग रहे लेकिन अंग्रेज हो जाए, काले अंग्रेज हो जाए और हमारे राज्य का पृष्ठपोषण करे। लेकिन घर के संस्कार और समाज का वातावरण होने के कारण उसी शिक्षा में से विवेकानंद भी निकले, योगी अरविंद घोष भी निकले, महात्मा गांधी जी भी उसी में से निकले, लोकमान्य तिलक भी उसी अंग्रेजी शिक्षा में से निकले। वो उस शिक्षा का प्रताप नहीं है, उस शिक्षा का जो दुरुद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका, इसका कारण उनके घर के संस्कार है। उस समय समाज के जो प्रमुख लोग थे उन्होंने निर्माण किया हुआ वातावरण है, उसका पता परिवार में परंपरा से चलता है। परिवार में बातचीत होनी चाहिए, आजकल बातचीत नहीं होती, सबके पास मोबाइल है। थोड़ा अवकाश मिला कि सब लोग ऐसा करते हैं। पहले अपने यहां पर सब लोग व्यायाम करते थे तो दौड़ के 25-25 मील जाने की एकदम में ताकत वगैरह रहती थी। ऐसे बहुत से काम थे हाथ से करने पड़ते थे तो कर लेते थे। अब आज वो आदत नहीं रही, लेकिन एक ऐसा ऐसा आसानी से कर सकता है प्रत्येक आदमी, ऐसा हो गया है, ऐसा कहते हैं। आपस में बात नहीं होती तो सप्ताह में एक दिन अपने ही परिवार में सब लोगों ने इकट्ठा आना, श्रद्धानुसार भजन करो, बाद में घर में बनाया हुआ स्वस्थ भोजन आनंद से करो, उसके बाद चर्चा करो 3-4 घंटा। नियम बताना नहीं, कानून बताना नहीं, ऐसा करो ये आदेश नहीं देना, चर्चा करना, जो सहमति बने उसको लागू करना। 3 विषय। पहला विषय है मेरा कुटुंब, मेरे कुटुंब के पूर्वज क्या थे, कैसे थे, उनका क्या क्या अच्छा है वो हम में है कि नहीं, उसके विपरीत कुछ है तो कैसे निकालना, उनके जैसा होने के लिए क्या क्या परिवर्तन करना अपने जीवन में, रहन सहन में। दूसरा विषय अपना देश है, उसकी एक गौरवशाली पूर्वज परंपरा है, आचरण की परंपरा है, संस्कृति है, उसमें क्या क्या है, जो काल सुसंगत है वो हम कर रहे हैं कि नहीं, उससे विपरीत क्या हो रहा है, उसको कैसे निकालेंगे। सहमति बनेगी वो करना, अपने जीवन में लागू करना, अपने घर में लागू करना। और तीसरा विषय है रोज मैं मेरे लिए समय खर्चा करता हूं, पैसा खर्चा करता हूं, अपने देश के लिए कितना समय रोज देता हूं। जो कुछ मेरा धन है, आज तो आप छात्र हो, कमा नहीं रहे हो, लेकिन ज्ञान आपके पास आता है, आप पढ़ाई करते हो, तो मेरे देश के स्थिति में अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए इस ज्ञान का उपयोग क्या होगा, इसका विचार मैं कितना करता हूं। रोज कोई ना कोई अच्छा काम हम समाज के लिए कर सकते हैं, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक। उसको भुनाना नहीं, बाद में सेवा करके बाद में टिकट नहीं मांगना चुनाव का। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा है उसके साथ मैं समाज को देता हूं। ऐसा रोज कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, करना। ऐसे ही पर्यावरण की बात है, नीतियां जब बदलेगी बदलेगी। दुनिया गलत नीतियों पर इतनी आगे आ चुकी है और इतनी जल्दी दौड़ रही है कि अब अगर एकदम यू टर्न करेंगे तो गाड़ी ही उलट जाएगी, उनको धीरे धीरे ही वापस आना पड़ेगा। परंतु ऐसे वापस आने की बुद्धि तब होती है जब समाज का एक दबाव रहता है और समाज में आचरण के कारण दबाव उत्पन्न होता है। तो अपने घर से प्रारंभ करो भाई, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ। पानी का उपयोग सोच के करना, शॉवर में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा रहने के बजाय 15 मिनट में काम हो सकता है। बचाओ। भोजन के समय पूरा ग्लास भर के लेना,
आधा पी देना आधा फेंक देना, ऐसा करने के बजाय पहले ही आधा गिलास ले लो, बाद में और चाहिए तो और मिलता है। जूठन मत रखो पात्रों में, जितना चाहिए उतना लो, भरपेट खाओ, लेकिन छोड़ो मत। ये कई छोटी छोटी बातें हैं। कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक वर्जन करो। और पेड़ लगाने के अनेक कार्यक्रम आजकल हो रहे हैं, तो चढ़ बढ़ के उसमें हिस्सा लेना। और अपने घर में हरियाली रखना, घर में गमलों में खेती, छत पर खेती, ऐसे प्रकार आजकल आ गए हैं। घर के अंदर विषमुक्त भाजीपाला हम तैयार करके सब्जी, साग सब्जी उगा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए वो लाभकर है और घर के पर्यावरण के लिए अच्छा है। ये करना, पर्यावरण, स्वबोध, जो मैंने कहा, भाषा भूषा भजन भोजन भवन भ्रमण, अपने घर के अंदर अपना चाहिए। अपने घर के अंदर विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं करना, अपनी मातृभाषा में बात करना। पाठ्यक्रम में जब आएगा तब आएगा, हम शुरू कर दें, हम कर सकते हैं। भाषा सीखना परीक्षा के लिए ही होता है या पाठ्यक्रम से होता है, ऐसा नहीं है। अब संस्कृत भारती ने बिना किसी पाठ्यक्रम से 10-10 दिन के शिविर लेकर कई लोगों को बोलचाल की संस्कृत तो सिखा दी। कर्नाटक में मत्तूर है एक पूरा का पूरा गांव, जहां बच्चे भी संस्कृत, क्रिकेट खेलते समय संस्कृत बोलते, संस्कृत कमेंट्री होती है। संस्कृत मेरी मातृभाषा है कहने वाले परिवारों की संख्या जनगणना में अब बढ़ रही है। ये कैसे हुआ? संस्कृत भारती नहीं किया, पाठ्यक्रम में नहीं आया। और इसलिए भाषा का प्रयोग सीखने के लिए बोलने की आवश्यकता है, जितना हो सकता है पढ़ने की आवश्यकता है। भारतीय लिपियां भी परस्पर संबद्ध है। मैंने स्वयं, मैं भारत की हर लिपि को कोई प्राथमिक विद्यार्थी जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ सकता हूं। मैंने किसी किताब से नहीं किया। प्रवास करते समय साइन बोर्ड्स पढ़े, तो दुकानों पर लगे होते हैं, नाम दुकानों के, तो पढ़ने का प्रयास किया। मेरे ध्यान में आया कि देवनागरी के अक्षर अगर घुमाए तो बाकी लिपियों में वही अक्षर तैयार होते। ह खड़ा है, उसको आड़ा करो तो 2-3 लिपियों में आड़ा वो ह है। कहीं कहीं पर हर अक्षर को एक बड़े डिब्बे में बंद किया है उड़िया लिपि में। कहीं पर गोल नहीं है, नुकीला है बांग्ला में। भारत की सब लिपियां हम बिना पुस्तकों के उपयोग के, इस कल्पना का उपयोग करके हम, क्योंकि ध्वनि शास्त्र सबका एक ही है, पढ़ सकते हैं। करते हैं तो होता है। अपने घर में अपना भजन चाहिए, अपनी श्रद्धा है परंपरा से अपने परिवार की, उस पर बने रहना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। क्योंकि वही भाव की बात आती है। हमारी जो प्रकृति है, हमारा स्वत्व है, वो इन सब बातों में बिखरा है। वो सब बातें रखनी पड़ती है तो पूर्ण स्वत्वशील आदमी खड़ा होता है। ऐसे चलना, स्वबोध, उसके आधार पर स्वदेशी, जो घर में बनता है बने तक बाजार से नहीं लाना। बाजार से इसलिए लाना कि अपने देश में किसी का रोजगार उस पर चलता है। अभी मिट्टी के बर्तन हम खरीदेंगे, गर्मी आई है, घर में पानी भर के रखेंगे, उसमें से पिएंगे, उस पर रोजगार चलता है लोगों का, तो उसको खरीदना, क्योंकि उनका रोजगार चलेगा। संक्रांति के बाद एक भोगी नाम का दिन आता है। उस दिन हम लोग, पहले मिट्टी के ही बर्तन रहते थे, तो ये परंपरा थी कि गांव के सब लोग अपने अपने बर्तन घर से उठाकर ले जाते थे, गांव के बाहर फोड़ आते थे, आते समय नए बर्तन खरीदते थे। तो बर्तन बनाने वालों का 1 साल का रोजगार निश्चित था। खरीद इसके लिए कर रहा हूं, बाहर
जिससे अपना रोजगार डूब जाता है वो कुछ नहीं खरीदना, बाहर की वस्तु, बाहर के देश की नहीं खरीदना। कई वस्तुएं ऐसी उनके बिना काम चल जाता है, जीवन आवश्यक है, काम नहीं चलता और विदेश में ही है तो खरीद सकते हैं, चल सकते हैं, चले हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में इस स्वदेशी का उपयोग करके कितने लोग चले। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूटकेस में 2-4 कुर्ते, 2-4 धोतियां होती थी, हाथ से कते सूत पर खुद बुनाए होते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इतना व्यस्त रहने वाला व्यक्ति खुद बैरिस्टर बनने के बाद भी अगर ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। स्वबोध और स्वदेशी आत्मनिर्भरता के लिए उसका बहुत महत्व है। और स्वतंत्र देश में सब प्रकार के नियम पालन करके चलना, नागरिक अनुशासन, नागरिक दायित्व बोध रखना, उसके अनुसार आचरण करना, यही देशभक्ति का दैनंदिन रूप है, ऐसा भगिनी निवेदिता ने कहा। वो करना चाहिए। दीनदयाल जी उपाध्याय थे, ट्रेन से जा रहे थे, ट्रांजिस्टर था, न्यूज सुनते सुनते उन्होंने बंद कर दिया, सामने वाले को कहा कि आपके पास ट्रांजिस्टर है, थोड़ा लगाइए, मुझे न्यूज सुननी है। उसने कहा भले आदमी, तुम्हारा ट्रांजिस्टर है, अभी तक तुम सुन रहे थे। कहा हाँ, लेकिन अब समय हो गया, इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, अब मुझे वो रिन्यू करना पड़ेगा लखनऊ जाके, तब तक मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, तो कृपया आप। इतने वो अनुशासित थे नियम कानून के बारे में। लीडरशिप ऐसे बनती है ना, लीडरशिप यानी लोगों के आगे रहकर पुष्पमालाएं झलना वगैरह नहीं है। पात्रे त्यागी गुणे रागी भागी परिजनैः सह शास्त्रे बोद्धा रणे योद्धा प्रभु पंचगुणी भवेत्। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग फ्रॉम विद इन, ये असली नेतृत्व है। ऐसा होना है तो हमारा एक नागरिक अनुशासन है, संविधान के तहत आया हुआ, सबने मिलके उस संविधान को ग्रहण किया है, सबने मिलकर अपने आचरण से उसकी रक्षा करनी है। और कुछ नियम ऐसे हैं जो कहीं कानून में है नहीं, आप नहीं करेंगे सजा नहीं होगी क्योंकि वो गुनाह नहीं है। आप बड़ों को झुककर नमस्कार नहीं करेंगे तो वो कोई क्राइम नहीं है, उसकी पनिशमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में आप कितने भी बड़े होंगे तो भी विनम्र रहेंगे, क्योंकि वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्धों के सामने झुकने में आपको कोई कष्ट नहीं होता, आपको अभ्यास है। ऐसे भी नियम होते हैं, इन सब का पालन करके चलना। आचरण का ये अभ्यास करते हैं तो हम भारत बन जाते हैं, और जब भारत बनते हैं तो भारत को समझकर, भारत के भाव को ग्रहण कर 2047 तक इस भारत को विश्वगुरु बनाने का अपना सपना हम साकार कर सकते हैं। मैं जानता हूं युवा पीढ़ी के मन में ये इच्छा है कि हम अपने कर्तृत्व से अपने देश को बड़ा करेंगे। जो बीच में लुप्त हो गई थी वो फिर उठ रही है, बहुत शुभ चिन्ह है अपने देश के। लेकिन अपने सामने जो दृश्य है उसमें ये कैसे करना, इसका सही मार्गदर्शन नहीं है, तो हमको सोचना पड़ेगा। पंच परिवर्तन, भाषा और भारत का बड़ा होना, उसका ये संबंध मेरे ध्यान में आया। आप इसको करने जा रहे हैं इसलिए मैंने आपके सामने रखा। अब मेरा वक्तव्य मैं यहां समाप्त करता हूं, और मुझे कहा है कि आप प्रश्न पूछेंगे तो एक 20-30 मिनट के लिए, ठीक है? कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछिए। मैं संघ का सरसंघ चालक हूं, इसलिए संघ के बारे में भी आप पूछ सकते हो, इस विषय के बारे में भी पूछ सकते हो। कृपया प्रारंभ कीजिए। सम्माननीय मंच को मेरी नमस्ते। मैं अंजलि उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मैं अपनी इस युवा शक्ति की ओर से आपका
आपका धन्यवाद करती हूं। और मेरा प्रश्न यह है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाप्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अर्थात हम अपनी संस्कृति को जानते हैं और अपने बड़ों से उसके बारे में सुनते हैं और उसे समझते हैं, परंतु ऐसे कौन से कारण हैं कि हम उसे अपनी आदत में नहीं ला पाते? ये दुर्योधन ने कहा है कि भाई मैं जानता हूं धर्म वगैरह, लेकिन मेरे हृदय में एक देव बैठा है, उस देव को पूछकर मैं सब करता हूं। मैं जानता हूं लेकिन मुझे उधर प्रवृत्ति नहीं है, और ये अधर्म है मैं जानता हूं, उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता। ये अंदर का देव कौन सा है, वहां सब उत्तर है। हम सबके अंदर भगवान है, ये अपनी परंपरागत श्रद्धा है। लेकिन भगवान और हम यानी अपना मन बुद्धि शरीर, इनके बीच में एक पर्दा है जिसको कहते हैं अहंकार। हमारा बोध है मैं हूं, हम सब यहां बैठ के मैं हूं ये जान रहे हैं ना, ये बोध सब में है, सदैव जागृत है। मैं हूं ऐसा जब मुझे लगता है तब मैं ये भी सोचता हूं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को चाहिए, मुझे गाना सुनना है, मुझे सोना है। मनुष्य के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक बात है, नहीं तो मनुष्य सब छोड़ देगा, मर जाएगा। परंतु ये उसकी मर्यादा, इसके आगे अगर वो चला गया तो वो होता है विकार। काम क्रोध मद मोह मत्सर दंभ लोभ। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे ही खाना चाहिए, मुझे ही सोना है, मैं ही जीऊंगा, बाकी लोगों का क्या हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा ठीक होना चाहिए, मेरे ठीक होने के लिए जो उपयोगी है वो मेरे है, जो नहीं है वो मेरे नहीं है, उनकी उपेक्षा करूंगा, आड़े आए तो मार डालूंगा। अगला विकार है। इसलिए अपने यहां पर कहा है कि विकारों से मुक्त हो जाओ, चित्त शुद्धि करो। सारी उपासना है भारत की चित्त शुद्धि करने को कहती है। मन में ये सब नहीं होना चाहिए। मैं जी रहा हूं, उतना अहंकार मेरे पास है, लेकिन मैं जानता हूं ये एक पर्दा है, उसके परे असली मैं हूं। उससे मिलना है तो मुझे धीरे धीरे मैं और मेरे से अलग होते होते हम और हमारा, मैं और अपना ऐसे सोचना पड़ेगा। अपने लिए जीना बंद करके अपनों के लिए जीना पड़ेगा। यही प्रैक्टिस है। पंच परिवर्तन में आप ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक समाज खड़ा करना है, केवल स्वयं खड़ा नहीं होना है। इसमें कष्ट है, कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप आनंद से करते हो, क्योंकि आपको एक स्वार्थी जीवन नहीं चाहिए। दुर्योधन ये सब ज्ञान जानकर भी मन से इस स्वार्थ से अलग नहीं हो रहा, और इसलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन हम मनुष्य है, अंदर भगवान भी है और वो भी जागता है। तो हम अगर एक दूसरे की सेवा में लगे, एक दूसरे को प्रेम से देखने लगे, और जो मुझे मिला है वो बांटकर खाऊंगा, जो मेरा कर्तृत्व है वो सब लोगों के हित के लिए उपयोग में लाऊंगा, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं तो करूंगा ही, ऐसा अगर चलने लगे तो धीरे धीरे करने से ही ये विकार अपने कम हो जाते हैं। चित्त शुद्धि होती है तो करुणा जागती है, संवेदना जागती है, संवेदना जागने के बाद सत्य की प्राप्ति होती है, सत्य की प्राप्ति होने से फिर ये विकारों की बाधा नहीं होती। इसलिए अपने यहां पर धर्म को 4 पैरों पर खड़ा बताया है। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। तपस से प्रारंभ होता है, उससे शुचिता आती है, उससे करुणा आती है मन में, करुणा के कारण सत्य का लाभ होता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न। नमस्ते सर, मेरा नाम है रविंद्र। बैठिए। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। हाथ ऊपर, हाथ एक बार ऊपर करो। जी सर। हाँ ठीक। सर, यहाँ पे अभी उपस्थित सभी लोग अपनी अपनी भाषा से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे विविधता में एकता, ऐसा ही भारत दिख रहा है। तो अभी सभी वापस ये कार्यक्रम होने के बाद अपने अपने यहाँ जगह पे जाएंगे, तो हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए जो अपने अपने जगह पे जा करके जो अपनी मातृभाषा है वहां पे ऐसा होता है कि अपनी भाषा ही श्रेष्ठ है, ऐसा एक
मेंटेलिटी बनी है लोगों की। तो इस कैसे समझाए कि अपनी भाषा के साथ भारतीय भाषा भी, भारत के अन्य भाषाएं भी महत्वपूर्ण है और इसको अपन को अपनाना चाहिए, ये अपन कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद। अपनी भाषा श्रेष्ठ है ही, मेरी अपनी श्रेष्ठ है, वैसे आपकी अपनी भी श्रेष्ठ है। भाषा की श्रेष्ठता कनिष्ठता ये वैसे वास्तव में विषय है नहीं। आपको बहुत सुंदर अपनी मातृभाषा का कोई उच्च प्रति का काव्य सुनकर जो आनंद होता है, वही आनंद आपको एक नवजात शिशु के अर्थहीन उद्गारों में भी आता है ना। हम कविता सुनते उसका आनंद लेते, गाना सुनते उसका आनंद लेते हैं। वो शिशु चिल्लाता है, किलकारियां भरता है, उसका न कोई सुर है, न ताल है, न उसमें कोई शब्द है, लेकिन उतना ही आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये आनंद उत्पन्न कहां से होता है? अपने अंदर से होता है। भाषा का ये सामर्थ्य है। भाषा यानी वाणी का आविष्कार। वो वाणी मन में प्रतिष्ठित है और मन से उसको जाना जा सकता है। मेरा नाम जितेश। वो एक मिनट सुनिए, और बैठिए। इसलिए ये जानना, भारत की सभी भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी मातृभाषा जानो। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां की भाषा जानो। अब आप कोल्हापुर के हैं तो आपको अन्य प्रांत की भाषा नहीं आएगी, तो अभी आप यहां आए हो, यहां जितना हिंदी बोल सकते हो बोलो। हिंदी भाषिक प्रांतों में रहने वाले सब ने एक एक अन्य प्रांत की भारत की भाषा अपने रुचि के अनुसार सीखी है। बंगाली सीखी है, पंजाबी सीखी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषाएं हैं, सीखने लायक है। सब में ज्ञान भंडार भरा है, सब में लालित्य है। बहुत बहुत समृद्ध अपना भाषा जीवन है भारत। और ये समझ में अगर आना है तो इन सब भाषाओं की जननी है, जिसके आज भी 30 से 40% शब्द सब भाषाओं में है। अपने यहां के जनजातीय भाषाओं में भी वो मिलते हैं। उसको जानना, संस्कृत जानने से भारत के किसी भी भाषा को जानना बहुत सुकर हो जाता है। वो करना तो जब ध्यान में आता है कि उत्तर भारत में मैं हूं इसलिए मुझे राम प्रसाद कहते हैं, उधर जाता पंजाब के तरफ राम सिंह कहते, इधर आ गया बिहार में तो राम बाबू कहते हैं, यहां महाराष्ट्र में हूं तो रामराव कहते हैं, उधर जाएंगे रामण्णा कहते हैं। ऐसा चलते जाता है। राम सब में है, वही राम है। ये जानना तो फिर आपका ये अपनी भाषा का गौरव सब में होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। हिंदी अभिमान, मराठी गर्व वो हिंदी अभिमान है, वो नहीं होना चाहिए। ये बात अपने आप समझ में आएगी और आचरण में भी आएगी। एक इधर से ले लीजिए पहले, एक इधर से। हाँ, नमस्कार, जय जगन्नाथ सर। मेरा नाम वासुदेव है और मैं उड़ीसा से आता हूँ। और आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से भाषाओं के बारे में हमको समझाया है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जैसे कि आप देख रहे हो बाहर समाज में भाषाओं को लेके बहुत सारे विवाद, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सर, अगर 100 लोगों को मैं उठाऊं और 100 लोगों को पूछूं तो कोई बोलता है मैं मराठा हूं, मैं उड़िया हूं, मैं तेलुगु हूं, मैं तमिल हूं, मैं इस धर्म से आता हूं, मैं उस धर्म से आता हूं। कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलता होगा मैं भारतीय हूं। लोग भूल चुके हैं कि हम पहले जब से जन्म लिए हैं हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम कौन सा भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब आता है। तो सर, जो देश का युवा जो आगे जैसे विकसित भारत की बात चल रही है, आप सीधा प्रश्न कीजिए, हाँ, भूमिका मत बनाइए। तो वही युवा अगर इन सब विवादों में फंस जाएगी तो कैसे ये सब संभव हो सकता है? धन्यवाद। हाँ, तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा होना होता तो आप यहां आते ही नहीं। आप यहां तो भारत के नाते ही आए हो ना, कि भाषा के नाते, जाति के नाते नहीं आए हो। 2047 का भारत कैसा हो इसको सोच रहे हो, ये बुद्धि है। और मैं कहता हूं आपकी पीढ़ी में इसके पिछली पीढ़ी से ज्यादा है।
तो मैं तो आश्वस्त हूं युवाओं के बारे में। युवा हमारे भारत को विश्व गुरु बनाकर ही रखेंगे, ये मैं जानता हूं मेरे अनुभव से। बस करना एक बात है कि सब में जाइए, सबको देखिए, सबसे दोस्ती कीजिए। अपनापन सब मर्जों की दवा है, और अपनापन हमारे लिए आसान है क्यों हमारी सबकी भावभूमि, जाति कोई हो, भाषा कोई हो, पूजा कोई हो, कुछ भी हो, सबकी भावभूमि एक ही है, सबकी संस्कृति एक ही प्रकार की है। रूप अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। इसलिए हम थोड़ा प्रयास अगर करते हैं तो इतने समान बिंदु निकल के आते हैं कि हमारी जबान उठती ही नहीं है कहने के लिए हम अलग है, क्योंकि मन को चोटता कहां अलग है, तुम तो वैसे ही हो। प्रयोग करके देखो, आप जुड़ जाओ, दोस्ती करो। अब यहां आप आए हो 2-3 दिन रहोगे फिर जाओगे, आपस में पत्र व्यवहार रखना, बाद में विचार का आदान प्रदान रखना, और ध्यान रखना भारत है तो ये सब है। भारत अगर नहीं है तो हम तमिल नहीं रह सकते, हम हिंदी नहीं, हम कुछ नहीं रह सकते। ये सब इसलिए है कि हम भारत है, क्योंकि भारत प्रत्येक विविधता को स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है। बाकी दुनिया यूनिफॉर्मिस्ट है, एकरूपतावादी है। भारत है जो कहता है रूप अनेक होंगे, नाम अनेक होंगे, वस्तु एक ही है, और उस एकत्व देख के नाम रूप के जंजाल को पार करो। तो नाम रूप का जंजाल तो है, उसमें से जाना तो पड़ेगा। आपकी अपनी भाषा है, मेरी अपनी भाषा है, हमको किसी जाति में गिना जाता है, हम नहीं गिनते तो भी समाज तो गिनता ही है। हमारी कोई पूजा परंपरा विश्वास अपना अपना हो सकता है। ये सब होने के बाद भी सत्य ये है, ये सब मैं साथ लेके नहीं आया। मैं जन्मा तो भारत भूमि में जन्मा, जन्म से मुझे जो मिला है वो भारत माता मिली। ये ध्यान रखकर हम चलते हैं तो इसका इलाज हो जाता है। और मैं जानता हूं इस बात को युवा, हम बतावे न बतावे, उसके जहन में वो बात है, वो लेके वो आया है, इसलिए सब ठीक होगा, ऐसा मुझे तो लगता है। भारतीय युवा संसद का जो कार्यक्रम होता है, इसमें एक आचार संहिता विद्यार्थियों ने, युवाओं ने बनाई है कि वो अलग अलग विश्वविद्यालयों से समूह में भी आते हैं, लेकिन सुबह आने से, सभागृह में आने से रात को सोने तक वो अपने साथी से संवाद नहीं करते। इसलिए बैठक की व्यवस्था भी ऐसी रहती है कि वो जब बैठते हैं उनके दाएं बाईं ओर उनका अन्य राज्य का विद्यार्थी रहता है। और सामान्यतः इस प्रक्रिया में चौथे दिन आते आते वो अलग अलग भाषाओं के अभिवादन को तो सीख लेते हैं और वो अभिवादन करने लग जाते हैं। ऐसा एक प्रक्रम होता ही नियमित रूप से है। चलता यहाँ है। और भी एक कार्यक्रम होता है, अभी होगा मई जून में, पूरे भारत के 40 साल के नीचे के लोग आएंगे, 1 महीना साथ में रहेंगे। कुछ जानते नहीं भाषा, केरल के लोग आते तो अंग्रेजी भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, केवल मलयालम जानते, लेकिन साथ रहते हैं, रोज एक भाषण सुनते हैं हिंदी में, सब समझते भी है। और अपरिचित लोग आते हैं और सगे भाई जैसे बनकर जाते, जीवन भर दोस्ती चलती है। ये इसलिए होता है कि युवा मनों में ये भाव ताजा है। अभी बाहर के मलिन वातावरणों के कलंक उस अंतःकरण पर ज्यादा नहीं है। अभी आप दुनिया में गई नहीं हो, इसलिए दुनिया की बुराइयां आपके अंदर कम है, ये अच्छी बात है। आप उनको पक्का कीजिए तो बाद में बाहर जाओगे तो भी वहां का वातावरण बदलेगा, आप नहीं बदलोगे। अगला प्रश्न इधर से। राधे राधे। मैं श्री राधा कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन से ऋषभ तिवारी। मैं सभा को नमन करते हुए यह पूछना चाहता हूं कि विकसित भारत 2047 के लिए हम युवाओं को क्या करना चाहिए? धन्यवाद। अभी तो भाषण पूरा इस पर ही हुआ, पूरा इसी पे खुद से प्रारंभ कीजिए। बी द चेंज दैट यू वांट टू बी। हमको बदलना है तो अपने उदाहरण से दुनिया जो बताएंगे वो नहीं सीखती है, दुनिया जो दिखता है वो सीखती है। और इसलिए आपको परिवर्तन लाना है तो आपको पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़ेगा। आपको देश में निस्वार्थ बुद्धि के लोग चाहिए, आपको अपने स्वार्थ छोड़कर चलना पड़ेगा। आपको देश में एकात्मता चाहिए, आपको संपूर्ण देश के साथ एकात्म तन में होना पड़ेगा। ये साधना है,
तपस्या है, आसान नहीं है, लेकिन हम कष्ट करेंगे तो हमारे पहुंच से के बाहर नहीं है, हम कर सकते। सतत प्रयास करके हमको जो देश में होना चाहिए वैसा अपना जीवन बनाना पड़ेगा और सबसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दो बातें आप करते हैं ना, तो फिर जितना आपको अवसर मिलेगा और जितना आपका प्रभावी व्यक्तित्व है उतने दायरे में परिवर्तन जरूर आके रहेगा। और स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ऐसा सब लोग करने लगे तो भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए अपने आप से प्रारंभ करो, जो देश में होना चाहिए ऐसा आपको लगता है वैसे खुद बन जाओ, तो सब होता है। अगला प्रश्न लद्दाख से। लद्दाख के हमारे साथी आइए, लेह से आए साथी, वो अपना सवाल करें। आप लेह के साथी अपना सवाल करना चाह रहे थे, आप बोलिए, उनको दीजिए, लेह वाले बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम स्थानजन ओतियान है और मैं लेह लद्दाख से आता हूँ सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन एंड यू स्पेशली सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मेरा प्रश्न है सर कि जैसे हम मैं पढ़ता मिजोरम में हूँ सर, फ्रॉम NIT मिजोरम। तो जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पे अब जैसे हम जानते हैं कि हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जो हर राज्य के लोगों को जोड़ती है, और जहाँ से मतलब जितना मैं देखा हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मुश्किल सिचुएशंस होती हैं जो उसको वहाँ पे प्रचलित होने से कुछ लाइक देयर आर सम रीजंस जो उसे रोकते हैं। तो हमें ऐसे कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए जो हमें वहाँ पे अपनी इस जो भाषा है उसे वहाँ पे फैलाए और लोगों को और ज़्यादा उसको जानने में उत्सुक कराए। थैंक यू सो मच। तो आपके बातों का औचित्य या उसकी सुंदरता लोग तब जानेंगे जब आप लोगों को अपने लगते हो। रोल मॉडल होता कोई, तो रोल मॉडल की हर बात को लोग जानते हैं, अच्छा मानते हैं, अनुकरण भी करते हैं। जो हीरो होते हैं, हीरो जो कपड़े पहनता है वो कपड़े सब लोग पहनने लगते हैं क्योंकि वो पहनता है। भगवत गीता में ऐसा है ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ है, तो इसके साथ एक बात और जुड़ती है, सब श्रेष्ठों का लोग अनुकरण नहीं करते। श्रेष्ठ क्या कहा, जो आप्त है, मेरा अपना है, उसका अनुकरण लोग करते हैं। और इसलिए एक बार प्रश्न को पूछा गया, नाइट हैज मेनी स्टार्स, डे हैज ओनली वन, स्टिल डे इज ब्राइटर देन नाइट, वाई? उत्तर उसका यही है, सूर्य स्वयं प्रकाशी है इसलिए पृथ्वी को प्रकाश देता है। चंद्रमा रात को उजाला करता है लेकिन वो सूर्य से प्रकाश लेकर करता है। सूर्य का प्रकाश जिस दिन नहीं मिलता उस दिन अमावस्या होती है। और इसलिए स्वयं प्रकाशी होना और निकटतम होना, सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े स्वयं प्रकाशी अत्यंत प्रखर तारे सृष्टि में अनेक है, लेकिन बहुत दूर है। सबसे निकट तारा 30 वर्ष प्रकाश वेग से जाएंगे तो इतना दूरी पर है, 30 प्रकाश वर्ष दूर। तो उसका प्रकाश मिलेगा भी 30 वर्ष प्रवास करके आएगा तो क्षीण हो जाएगा, और जो दृश्य दिखाएगा वो 30 साल पुराना होगा, वो उसका कुछ उपयोग नहीं है। सूरज का प्रकाश 8.5 मिनट में पहुंचता है। तो निकटतम होना यानी लोगों के आप्त बनना। इसलिए मैंने जो आपको बताया नेतृत्व की व्याख्या अपनी परंपरा में, पात्रे त्यागी, योग्य व्यक्ति को देता है, कदर करता है, गुणे रागी, गुणों को पहचानता है, भागी परिजन बांट के खाता है, शास्त्रे बोधा, शास्त्र को जानता है, उचित अनुचित का विवेक कर सकता है,
रणे योद्धा और संघर्षशील है। संघर्षशीलता ये आपको आपकी आयु नहीं दी है, आप युवा हो, आप संघर्षशील हो, कर सकते हो, तो हिम्मत आप में है, साहस आप में है। बाकी जो है योग्य व्यक्ति को देना, उसकी कदर करना, गुणों को पहचानना, सबने मिलके जीवन जीना, सुख दुख में बांट के सब करना, उचित अनुचित का विवेक शास्त्र जानकर मन में धारण करना, ये बातें हमको अभ्यास से हस्तगत करनी पड़ेगी। ये अगर आप करेंगे तो आप लोगों में प्रिय हो जाओगे, तो आपकी भाषा लोग सीखना चाहेंगे। कहीं भी जाएंगे तो लोग कहेंगे हमारी भाषा ऐसी है, तुम सीखो, और तुम्हारी भाषा कैसी है, हम सीखते हैं। ये एक्सचेंज हो जाता है दोस्ती के कारण। तो दोस्ती रखना और स्वयं का उदाहरण रखना, यही उपाय है परिवर्तन का। वो करेंगे तो ये सब होता है। मन में आशंका रहना नहीं, अपनेपन से, विश्वास से सबको मिलना और सबके सामने अपना जीवन उदाहरण है ऐसे रहना, तो सब ठीक होता है। एक सवाल पीछे से। हाँ? नमो नमः महोदय। आधा घंटा हो गया। हाँ जी। नमो नमः महोदय, मेरा नाम सारिका विश्वकर्मा है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आज के इस युवा युग में हमें पता होता है कि यह कार्य अनुचित है, तथापि हमसे वह कार्य हो जाता है, तो हम अपने वास्तविक जीवन में सही दिशा की ओर कैसे परिवर्तन ला सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। वो तो आदत की बात है ना। मैंने कहा देखो मुझे डायबिटीज है और मैं स्वभाव से खाने वाला आदमी हूं। जब डायबिटीज नहीं था होड़ लगा के खाता था, तो अब डायबिटीज है, मुझे मालूम है मुझे डायबिटीज है और मीठा नहीं खाना चाहिए, ये मेरी बुद्धि भी बताती है, मेरा मन भी मानता है। लेकिन अब जलेबी आ गई सामने, वो आदत, तो फिर मन कहता है थोड़ी सी खाने से क्या होता है। आजकल तो वो अपर शुगर लेवल बढ़ा दी है डॉक्टरों ने, या तुम इंसुलिन ले रहे हो 2 पॉइंट ज्यादा ले लो, तुम नहीं लोगे तो सामने वाले का दिल टूटेगा। ये सब तर्क मेरा मन देता है, क्योंकि शरीर नहीं मान रहा है। मैकेनिज्म गीता में बताया है, आत्मानम रथिनम विद्धिम शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्यम मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियों के घोड़ों को मन का लगाम है। मन तब लगाम करता है जब उसका बुद्धि उसका नियंत्रण करती है, और बुद्धि तब तक ठीक नियंत्रण करती है जब तक वो बैठा है मालिक रथ में, आत्मा उसके प्रकाश में करती है। अहंकार ने उसकी जगह ले ली तो मैं और मेरा शुरू हो जाता है, फिर ये सब बातें होती है। और इसलिए अभ्यास करने से होता है, होती है, फिर गलतियां होती है। आज आप तय करोगे ऐसा नहीं करना, लेकिन कल करोगे आदत के कारण, तो निराश नहीं होना। ये मार्ग कठिन है, इसमें प्रगति पथ पर गिरना उठना स्वाभाविक है, हार जीतना। निराश न होते हुए जो सही है उसको बार बार प्रयास करके हस्तगत करना। ये निश्चय लेके आप संकल्प सतत दृढ़ करते हो और प्रयास सातत्य पूर्वक रखते हो, तो एक न एक दिन ये सारी बातें आपको हस्तगत हो जाएगी। इसका दूसरा उपाय नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट, यही करना पड़ेगा। मन का संकल्प पहले दृढ़ करो, ये करना है ना, करना है तो फिर करना है, फिर उसके आड़े कुछ भी आता नहीं करना। रामकृष्ण परमहंस, उनके ध्यान में काली आती थी, उन्होंने अद्वैत वेदांत की साधना की। प्रवीण तो इतने थे कि 3 दिन में हस्तगत होने लगी। अंतिम जो समाधि है, निर्विकल्प समाधि, उसके दरवाजे पर पहुंचे। लेकिन जब ध्यान में बैठते थे उस समाधि के लिए, सगुण मूर्ति काली की सामने आती थी, आराध्य देवी है उनकी, मां कहते थे उसको। लेकिन अब वो हस्तगत करना है निर्विकल्प समाधि, तो जैसे ही मूर्ति सामने आई, उन्होंने कल्पना की हाथ में एक तलवार है, और मन ही मन उस तलवार को उठा को मां को चीर डाला, तो उनको निर्विकल्प समाधि मिली। उसके बाद फिर काली की भक्ति। लेकिन इतना दृढ़ निश्चय था उनका
कि जो उनका परमाराध्य है और बाद में भी बना रहा, वही आराध्य रहा, उसी के आश्रित रहे, लेकिन एक विशिष्ट प्राप्त करना है तो उसको भी उन्होंने बाजू कर दी। ऐसा दृढ़ निश्चय जब अपना रहता है तब जो साध्य है वो सिद्ध होता है। तो इस दृढ़ निश्चय के साथ सतत प्रयास करना, कितने भी बार गिर जाओ निराश नहीं होना, करना किया हुआ कभी फालतू नहीं जाता, कभी ना कभी उसका फल मिलता है। और यात्रा तो जन्म जन्मांतर की होती है, निराश होने का कारण नहीं, करते रहना, ये करेंगे तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्नोत्तर के लिए। आइए आइए। नमो नमः। इधर नमो नमः। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, अंतिम ले लेते हैं। आप आओ ना, करो, बोलिए बोलिए। नमो नमः। मेरा नाम निकिता है, मैं संस्कृत विद्या विद्यालय से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जो अन्य देश होते हैं वो वहाँ जो चीज़ बनती है वो हम लोग उसकी भाषा में लगते हैं, जो भी डिटेल्स उसमें होती है, तो हमारे देश में जो भी चीज़ बनती है उसमें हम अन्य भाषा में क्यों लिखें? जैसे कि यहाँ कोई भी चीज़ बनेगी तो उसकी जितनी भी डिटेल्स होगी जिसमें वो लेबल लिखा होगा वो सारी दूसरी भाषा में क्यों लिखा होगा? वो लेवल पर जो लिखा होता है, तो अभी वो परिवर्तन आना है, आना तो चाहिए। अपनी जो चीजें बनती है उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है वो अपनी भाषा में दे, उस प्रांत में उस प्रांत की भाषा में देनी पड़ेगी, या जब सर्वमान्य एक व्यवहार की भाषा हो जाएगी उस भाषा में रहेगी। वो होना तो चाहिए, लेकिन अभी वो परिवर्तन आना है, आएगा। अभी तो कुछ होने लगा है। पहले जैसा अंग्रेजी का उपयोग सर्वत्र होता था वैसा आज नहीं है। अब भाषा में राज्य भी अपने राज्य भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, केंद्र में भी हिंदी भाषा है। भारतीय भाषाओं के लिए अलग से प्रयास शासकीय और प्रशासकीय स्तर पर शुरू हुए हैं। समाज के आचरण में वो आनी है, और इसलिए मैंने कहा अपने घर से शुरू करो। आपके घर पर नाम का फलक, आप भी एक भारत की वस्तु हो, तो आपके घर पर जो लेबल है वो भारत की भाषा में होना चाहिए। आप किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते हो अपने मातृभाषा में करो। हस्ताक्षर पर कोई निर्बंध नहीं है, आप दुनिया की किसी भी देश में जाके अपनी मातृभाषा में हस्ताक्षर कर सकते हो, वही वैध माना जाता है। अपनी भाषा में अपनी भाषा को शुद्ध बोलने का प्रयास करो। हमको अभी बात करते समय अंग्रेजी का सहारा लेना तो पड़ रहा है ना। देखा, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे, समझ में नहीं आता या हमको शब्द ध्यान नहीं, तो अपनी प्रवीणता ऐसी हो कि एक भी शब्द दूसरी भाषा का किसी भाषा को बोलते समय, भाषा बोलनी है तो शुद्ध भाषा बोलनी, ऐसा अभ्यास करो। उत्तम उत्तम बातें अपनी भाषा के साहित्य की अपने घर में रखो, पढ़ो, पढ़ाओ, भाषा का प्रयोग करो। हमारे थे एक कार्यकर्ता, ऐसे बहुत कार्यकर्ता है जो कभी भी अंग्रेजी का उपयोग हिंदी बोलते समय नहीं करेंगे। तो रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, टिकट मांगेंगे तो हिंदी में टिकट नहीं कहेंगे, वो प्रवेशिका कहेंगे, कुछ कहेंगे। टिकट बाबू को समझ में थोड़ा देर लगता है, लेकिन इनका आग्रह है कि वही कहना, तो वो भी समझने लगता। ये सारी बातें समाज जब करेगा तो सबको सोचना पड़ेगा कि इस समाज से बात करनी है, जरा नजदीकी से बात करनी है, तो इसकी अपनी भाषा में बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो दुनिया का व्यवहार बदल जाएगा। ये हमको करना पड़ेगा। ये अभी हमने शुरू नहीं किया है, वो करना चाहिए।